रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौजूद हैं, जहां 27 सितंबर को उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना है। आज उन्होंने एक मुबाहिसे में शिरकत की है जिसका उन्वान था पायदार तरक्की के अहदाफ, और इस मुबाहिसे में उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा बड़ी अच्छी तरह से लड़ा। और अगर जो उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की है, मैं आपके सामने उसका खुलासा रखूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि हमने 9/11 के बाद जिस तरह के हालात का सामना किया है वो बहुत कठिन थे, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो दर आई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई और हमने 88,000 से ज़ायद इंसानी जानें खोईं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और हमारे सोल्जर्स शामिल थे। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स यहाँ से रूठ गए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, हमारी जो माशी हालत थी वो बिल्कुल तबाह हो गई और हमें यानी फिर से पाँव पर खड़ा होने के लिए कर्ज लेना पड़ा। और उस कर्ज से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया था उसे डेवलप करने की कोशिश की, और कुछ पैसे हमने जो कर्ज लिया था उसकी किस्तें अदा करने में लगा दे। तो उसके नतीजे में फिर हम एक इस तरह के विशियस सर्कल के अंदर फंस गए जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम कर्ज लेते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं मुल्क के अंदर, और बाकी जो पैसे बचते हैं वो कर्ज की किस्त में लौटा देते हैं। तो ये एक मंजरनामा है पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल है, और उसको समझने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे खूबसूरत गुफ्तगू कोई और हो सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके अलावा कुछ और मौज़ूआत को भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कैस असलम साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इसके अलावा शाज़िया रिजवान साहिबा जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौजूद हैं और अपना 5 रोज़ा जो दौरा है वो मुकम्मल करेंगे। कल उन्होंने एक मुबाहिसे के अंदर शिरकत की है जिसका उन्वान था पायदार तरक्की के अहदाफ, और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी, समाजी और माशरती सूरत हाल है वो सबके सामने रखी कि हम किस तरह के मसाइल का शिकार हैं। और पाकिस्तान का जो इस वक्त मुकदमा है वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। और इसके अलावा आज IMF का एग्जीक्यूटिव फंड बोर्ड का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें $7 अरब का पाकिस्तान को जो कर्ज मिलने वाला है उसका अप्रूवल होने का इम्कान है। इन्हीं मौजूआत के ऊपर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब और शाज़िया रिजवान साहिबा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, कितना अहम दौरा है ख़ास तौर पे इस हवाले से कि पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल का शिकार है तो पूरी दुनिया को बतलाया जा सकता है और उन्हें कन्विंस किया जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब की अब तक की वहाँ पे जितनी अपीयरेंसेस थी उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा और पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त मारूजी उनको दुनिया के सामने रखा है। 27 सितंबर को उनका जनरल असम्बली से खिताब है, और फिर आज जिस तरह से मैंने कहा कि हमें $7 अरब के अप्रूवल का भी आज यानी इम्कान है, उसका एग्जीक्यूटिव फंड बोर्ड का आज इजलास होने जा रहा है। तो आप किस तरह से इसे देखते हैं, किस तरह से सम अप करेंगे? शुक्रिया। बाकी ये बड़ा पॉजिटिव दौरा है। एक तो यूएनओ जनरल असेंबली में उन्होंने गजा की लड़ाई और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में भी बात करनी है, और फलस्तीन और कश्मीर के वो बात करेंगे। जहां तक माशी हालात का तल्लुक है, आजकल पूरी कैपिटलिस्ट दुनिया प्रॉब्लम में है। इंग्लैंड की जो है डेट वो उसके जीडीपी के 100% पे पहुंच गया। फ्रांस में भी प्रॉब्लम्स हैं, जर्मनी में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स हैं। सरमायादारी निजाम में ये ऊंच नीच आती है, बल्कि वो केन्स तो ये कहते हैं दैट कैपिटलिज्म इज एन एक्सीलेंट इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट इज नॉट सेल्फ रेगुलेटेड। रेगुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। हाँ, हमारी जरा प्रॉब्लम्स ज्यादा है, मगर ये भी देखिए कि हम एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैं। अमेरिका के अलावा बाकी जो बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, उनके दरमियान है कि एक तरफ ईरान है, इंडिया है, चाइना है, ऊपर रशिया है, इधर सऊदी अरेबिया है। एनर्जी जायंट्स के दरमियान है हमारी, और हम कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। हम 5वां बड़ा पॉपुलेशन वाइज, बड़ी यूथ है हमारे पास, फोर्थ बड़ा। सो पॉइंट ये मैं कह रहा हूं कि हम अगर अपना घर ठीक कर लें तो चीजें, मगर
अकेले कोई नहीं कर सकता। ठीक है। अब सवाल सिर्फ एक ही रह जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप चाइना कितना सपोर्ट करता है और अमेरिका कितना सपोर्ट करता है इस सारे के अंदर। IMF तो आपको कर देगा, सऊदी अरब भी कर देगा, चाइना ने भी कर दिया, बट अब आप अपने लिए क्या करेंगे, वो है सवाल। सही। शाजिया साहिबा, पार्टी के अंदर क्या डिस्कशन चल रही है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के दौरे के हवाले से? अब तक उनकी वहां पे जितनी भी अपीयरेंसेस थी वो सब जबरदस्त रही हैं और उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा बड़ी अच्छी तरह से लड़ा है। पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सोच है, खासतौर पर उनके मौजूदा दौरे के हवाले से? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज हम तक आ रही है। आपसे मुझे नहीं पता। जी शाजिया साहिबा, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप प्लीज। सवाल आपको समझ नहीं आया? जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहराए देता हूं। आपकी पार्टी के अंदर क्या सोच चल रही है वजीर आजम के मौजूदा दौरे के हवाले से? पार्टी की क्या सोच है, पार्टी क्या डिस्कशन क्या हो रही है कि उनके दौरे के हवाले से कि वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है उनका मौजूदा दौरा? आज का टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस वो लीडर है जिन्होंने हमेशा अगर पॉलिसी में बात की और पंजाब की तरक्की की बात की, अभी अफगानिस्तान का गवर्नमेंट भी हमारी को कहा जाता है सारी जितनी हमारी जमाती थी उनसे क्या प्रॉब्लम है, साफ बड़ा मुश्किल था, उसको जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने चलाया वो अपनी सामने और मुझको बहुत होने से बचाया। हमारा मईशत की बड़ी तरह तबाह हो चुकी थी, जिसका मुद्दा बड़ा बंद किया है, कैसे नहीं पता था, लेकिन अभी जिसका हुकूमत है और जिसका पॉलिसी ला रहे हैं, जिसको हर एक के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के जिस तरह पाकिस्तान में इतनी तरक्की खुशहाली की राह मार करने की कोशिश जारी है और मुझे उम्मीद रहती है कि हमेशा तरक्की और खुशहाली जब तय हुआ और हमेशा तरक्की और खुशहाली आए, महंगाई का फासला हुआ, गर्मी का फासला हुआ, इंशाअल्लाह कि मिलकर सब हुकूमत करें और मिलकर पॉलिटिक्स दे मिलने की आगे चले और मुल्क के जो मौजूदा मसाइल है उन पर फोकस करते हुए मुल्क को दोबारा से दूसरी बजट पे इस्लामी स्थिति की नजर इस्लामी की दूसरी पॉलिसी लेके आए, तो उससे काम हो रहा है। इंशाअल्लाह मुझे कामयाब रहेगा और पाकिस्तान की दूसरी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, समिट्स होती हैं या फिर इजलास वगैरह होते हैं, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान होते हैं वो साइड लाइन्स में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर उनके जितने भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको डिस्कस करते हैं। हमने देखा माजी में इस तरह से होता रहा है। तो कल हमने एक अच्छा जेस्चर देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो इस वक्त बांग्लादेश के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे मुलाकात की और मोहम्मद यूनुस साहब ने वजीर आजम को एक किताब भी पेश की। बांग्लादेश के हालात के हवाले से हम सब यानी फिक्रमंद भी थे और हमारी ख्वाहिश भी थी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए और वहाँ पे इस तरह का माहौल बने कि पाकिस्तान के एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो है वो उस्तवार हो सकें। तो कितना अहम था ये जेस्चर, ये मुलाकात मोहम्मद यूनुस के दरमियान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान? बहुत अहम था जी। बात यह है कि पहले तो ये दो भाई इकट्ठे थे ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और फिर 71 में अलग हुए और ये जो थी प्राइम मिनिस्टर जो अब इंडिया भाग गई हैं, हसीना वाजिद, ये उनकी बेटी हैं जिसने इस मुल्क को अलग किया था। तो उनके जाने के बाद ये बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तल्लुकात जो हैं वो फिर भाइयों की तरह आगे बढ़े और फिर वो जो हैं इसको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यूनुस साहब नोबेल प्राइज विनर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और पॉवर्टी एलिविएशन में उनका बहुत काम है। तो बहुत जरूरी है कि हम उनसे सीखें, वो हमारे साथ ये ट्रेड फिर से शुरू हो और तल्लुकात। तो आई थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि पहले हम हमसायों से दोस्तियां बढ़ा लें, फिर हम बाकी दुनिया के साथ भी जाना बहुत जरूरी है।
सो आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव बात थी इन दोनों की। देखना तो ये है कि अगले जो इलेक्शन है उसमें अब कौन जीतेगा और फिर वो कैसे ये तल्लुकात आगे जा सकते हैं। सही। शाजिया साहब, आपकी तरफ आते हैं। आज जो है IMF की तरफ से पाकिस्तान को $7 अरब के कर्ज मिलने का इम्कान है, उसका अप्रूवल हो जाएगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है। वफाकी वजीर खजाना ने भी इसी उम्मीद का इजहार किया है। ये अच्छा शगुन नहीं होता कर्ज लेना। इवन के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हम कोई कर्ज लेते हैं तो हमें वो उसकी फिक्र लाहक हो जाती है कि हम इसे किस तरह से रिटर्न करेंगे। तो एक मुल्क का भी जो हाल होता है वो उसी तरह से होता है जिस तरह से एक इंडिविजुअल का होता है। तो क्या सोच है आपकी मौजूदा हुकूमत की कि वहां से जो कर्ज मिलेगा उसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी किस तरह से उसे यूटिलाइज करेंगे कि उसका जो एक अच्छा पर्पस है वो सामने आए और वो एक प्रोडक्टिव यानी शक्ल में सामने आए और फिर आवाम को भी फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो उसका। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपको याद होगा कि IMF का जो मुआहदा था जो 2016 में नवाज शरीफ साहब ने IMF को खुद खैर बात कह दिया था, खुदाफिज कह दिया था और उनको गुड बाय कह दिया था। और मैं बताती चलूं कि फिर ऐसा एक केस बनाया गया जो बहुत बोगस किस्म का था, जिस तरह पनामा का एक वो बुनियाद बनाकर, अकामा की बुनियाद बनाकर बेटे से तनख्वाह न लेने पर उनको नाअहल कर दिया, जिसका खमियाजा हम लोगों ने भुगता। और देखा जाए तो उनकी बेटी जो उनके साथ शाना बशाना थी और जिस तरह वो अपने वालिद का सहारा बनी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको भी इस चीज में इन्वॉल्व किया गया, उनको नाअहल कर दिया गया। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन फिर एक दफा ऐसा हुआ कि कैसी ऐसा नाअहल नकम्मा हुक्मरान हमारे पे मुसल्लत हुआ, जिसने 2019 में दोबारा से IMF के साथ मुआहदा किया, जिसने कहा था जी हम IMF के पास जाएंगे नहीं और हम खुदकुशी कर लेंगे और बड़े अजीब किस्म के बयान उन्होंने दिए। तो क्या हुआ, उन्होंने दोबारा से IMF के पास जाना पड़ गया और जिस तरह हम लोगों ने दोबारा से कर्जे लेना शुरू किए और जिस तरह उनकी मैशत का बड़ा गर्क हुआ, बड़ा नुकसान हमें अभी तक उठाना पड़ रहा है, जिस तरह उनकी इंस्टॉलमेंट संभल रहे हैं। और यकीन करें महंगाई जिस अभी तक जाके थोड़ी स्टेबल हुई है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि मौजूदा दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज पे जिस तरह अमल करते हुए सब मिलके एक बेहतर लाएमल के तौर पे काम करें। आमिर के साथ दोबारा से वो चीजें स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह मुझे यकीन और उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पे चलने पे गामजन करने के लिए दोबारा से कोशिश जारी रखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में दोबारा तरक्की और खुशहाली आएगी, बेहतरी आएगी। और आज से जो वायदा है यकीन इसकी जो असर है वो महंगाई की सूरत में आवाम को पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझसे निकल आए हैं और निकल आ रही है, कोशिश भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एशियन जो बैंक है, एशियन तरक्याती बैंक, उसने अपनी एक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है जिसके यानी जो इशारे हैं वो पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसको डिपेक्ट करते हैं। और उसने कहा कि पाकिस्तान की इस साल 2024-25 के अंदर जो शरह नमू है वो 2.4 रहेगी। और फिर ये भी कहा कि जो पाकिस्तान को कर्ज मिलने जा रहा है और जो IMF ने कुछ इस्लाहात की पाकिस्तान के अंदर कि आप ये वाले इकदाम उठाएं तो आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है और माशी हालात बेहतर हुए हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? पहली बात तो आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं, IMF जो है उसका कर्ज शॉर्ट टर्म होता है। IMF का कर्ज जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी लाता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, वो वर्ल्ड बैंक से आता है पैसा, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आता है। वो जो अदाद शुमार वो कह रहे हैं टेक्निकली वो करेक्ट हैं। अगर हम IMF के फोर्स किए हुए वो चेंजेस कर लें, अपनी हुकूमत को छोटा कर लें, उसमें जो सफेद हाथी हैं उनको बेच लें, अमीरों पे कर्ज लगा लें, वो टैक्स लगा लें, पॉवर्टी एलिविएशन कर लें, ट्रांसपेरेंसी कर लें, तो बहुत जल्दी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेट लाइन में चली जा सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि रेजिस्टेंस आपको कितनी मिलती है अपने मुल्क के अंदर से। बट ये 2.4 जो है वो बहुत बड़ा हदफ है। ये 1.5 और 2 के दरमियान रहेगा 2024। इससे ऊपर इसलिए नहीं जाएगा कि आपकी छोटी सनतें जो है वो लिंक नहीं है बड़ी सनतों के साथ। वो इसलिए नहीं जाएगा कि आपकी एग्रीकल्चर जो है उसको फ्लड का सामना भी है और उसको ड्राउट का सामना भी है और
वो बेच भी नहीं सका इस दफा अपनी जो प्रोडक्शन है। तीसरी बात, जो बिजली इतनी महंगी है, जब तक वो इंडस्ट्री को और लोगों को वो नीचे नहीं आती और अपने सोर्सेज से आप बिजली बनाना शुरू कर दें बजाय बाहर से तेल लाने के, तो डायरेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी और शायद हो जाएगी। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। सेटअप है, असल तो यही है कि IPPs के साथ आपके मुआहदे जो हैं वो रिविजिट जो कर रहे हैं आप, और जो अच्छी बात है कर रहे हैं, अगर वो हो जाएं और वो जो बंद है IPP वो खरीद ली जाए, खत्म कर दी जाए, नई टेक्नोलॉजी ले आए, तो ये चीजें बिल्कुल उस डायरेक्शन में जाती हैं। मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अब 2% के करीब है, हमें 4% उसका डबल चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, और 2.4 भी अगर आ जाए तो वो सारी प्रॉब्लम हल नहीं करती। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको बिजली घर चाहिए, आपको पानी के रिजर्वायर्स चाहिए, आपको छोटे किसान को कॉर्पोरेट फार्मिंग में लेके आना जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नए प्रोडक्ट जो डॉलर बचा भी सकें और आ भी सकें। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी आपको नई पॉलिसीज नजर आ जाएंगी। तो इन अ वे, क्योंकि यही कुछ 1-2 साल हैं जिसमें अगर ट्रैजेक्टरी ठीक कर लें तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सही। शाजिया साहब आप मेंबर, तो फिर आपको जी, शाजिया साहब आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली की, थोड़ा उस हवाले से आपसे जानने की कोशिश करते हैं। मरियम नवाज साहिबा के सामने 2 रास्ते थे, एक ये कि बुजदार की मिसाल उनके सामने थी, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कुछ नहीं किया, और फिर बानी PTI ने अपने दौर के अंदर जलाओ घिराव की सियासत की, गालम गलोच की सियासत की, और अब भी वो वही कर रहे हैं, अगरचे वो जेल के अंदर बंद है, मगर उनकी सोच उनकी पार्टी की मुख्तलिफ पॉलिसीज के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो मरियम ने जो ये यानी चॉइस की, इंतखाब किया कि नहीं मुझे आवाम के अंदर निकलना है, मुझे उनके अंदर उनके मुख्तलिफ मामलात के अंदर सुलझाव लेके आना है, आसानियाँ पैदा करनी है, और फिर हमने ये भी देखा कि वो सारे जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो वो उनका आगाज़ जो है वो साउथ पंजाब के मुख्तलिफ अजला से करती हैं। तो इसके पीछे क्या सोच है? वो भी आराम से बैठ सकती थी या फिर दूसरी तरह की सियासत कर सकती थी जिस तरह के उनके मुखालिफिन करते थे। तो ये वाला यानी एक एक्टिव और फिर उस तबके को चुना जो कि डिप्राइव्ड था। इसके पीछे उनकी क्या सोच है? जी बहुत शुक्रिया रमजान आपका। और मैं बताती चलूं कि आपने मेरी सीएम की बात की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात की और पंजाब के हवाले से बात की। वो लीडर हैं, ऐसे वज़ीर आला हैं, यकीन करें कि वो सुबह 6 बजे उठती हैं और रात गए तक उनके सारा दिन काम होते हैं और कायदा हर चीज पे फोकस होता है। मैंने पर्सनली उनको बड़ा ऑब्जर्व किया और मैंने देखा जिस तरह वो एक सुपर वुमन की तरह फ्रंट लाइन पे काम कर रही है। बड़ा मेरे लिए हैरान कुन भी है, मैं उनसे बड़ा कुछ सीखती हूँ, मैं बड़ा उनसे इंस्पायर भी हूँ। एक ऐसा वज़ीर आला भी हमारे पे मुसल्लत रहा जिसकी कारकर्दगी सिफर थी, जिसको खिताब क्या मिला था वसीम अकरम प्लस का, और जिसको अगर आज आता तो वो कह रहा था मैं अभी सीख रहा हूँ, और किसी चीज का उसको पता नहीं था। और ऐसा वसीम भी हमारे मुसल्लत रहा जो पंजाब के लिए गजराब की सूरत में था। और पंजाब की जब गवर्नमेंट खत्म हुई तो मेरे ख्याल में पंजाब की गवर्नमेंट ने सुख का सांस लिया उसके जाने के बाद। और ऐसी सीएम हमारी वज़ीर आला बनी पंजाब की, जो रात को अगर सोती भी हुई तो उन्हें भी अभी पंजाब की आवाम की फिक्र होती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की फिक्र होती है। जिस तरह वो पॉलिसी लेके आ रही है, जिस तरह वो हेल्थ को देख रही है, जिस तरह वो एजुकेशन को देख रही है, जिस तरह वो मैं कहती हूँ अशिया खुदनोश को देख रही चीज को फोकस कर रही है। इवन की मैं आपको बताती चली कि नौजवानों के लिए ऐसे से पैकेजेस बड़े हैरान कुन है। और मैं इस चीज से बड़ा फख्र से बताती हूँ कि वो 7,000 माना आजादी बच्चों के प्रोग्राम लॉन्च किया, जितने भी हमारे सेहत के मराकज़ से रिनोवेट किया, अपग्रेड किया, और फिर हॉस्पिटल आपको देख लें। और ऐसे जो हमारा देख लें हेल्थ के हवाले से जितनी फ्री अद्वियात थी वो घर की दहलीज पे आवाम को मिल रही है। तो मैं तो बड़ा प्राउडली बताती चलूँ, आटा हुआ, उसके बाद रोटी सस्ती। और पंजाब की ऐसी वज़ीर आला है जो मेरे लिए बड़ा हॉट फेवरेट भी है। और चीज मैं बताती चलूँ कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक हार्ट सर्जरी का प्लान जो अपग्रेड किया, जिसमें शादी साहब हार्ट सर्जरी के हवाले से बात करेंगे। ज्यादातर जो बच्चे थे वो के जी ठीक है, शादी साहब हार्ट सर्जरी के हवाले से मजीद मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात हो रही है कि जिस तरह से वो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ इकदाम उठा रही हैं, उससे यकीनी तौर पर आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा होगा। और डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
शाजिया रिजवान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली की। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है लाहौर का, वहाँ बच्चों की हार्ट सर्जरी का जो है वो आगाज़ किया गया है और सिर्फ 4-5 रोज़ के अंदर 100 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी हुई है और उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। लोग खुश हैं इस हवाले से कि पंजाब के अंदर, पंजाब के किसी हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की सर्जरी के हवाले से इतना बड़ा इक़दाम उठाया गया है। आप किस तरह से देखते हैं? बहुत कम वक्त के अंदर मरियम ने सेहत के हवाले से और बाकी जितने भी शोबे हैं उनके अंदर अच्छा करने की कोशिश की है। अब जाहिर है वक्त पड़ा हुआ है, जैसे ही वो अपना उन्हें वक्त मज़ीद मिलेगा तो अपने उनकी जो भी सोच है, उनकी फ़िक्र है, जो प्लान्स हैं, उनको एक्चुअलाइज कर पाएंगी, मटेरियलाइज कर पाएंगी। जी, बहुत पॉजिटिव है। हमारा मुल्क में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको कई लाख रुपए का बिल का जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हार्ट के साथ आइज भी और दूसरी बीमारियां भी उनके इलाज टैक्स पेयर पे डालें और गवर्नमेंट उस तरफ जाए। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि 100 से ज्यादा बच्चे और वो भी दूसरे सूबों से भी आके उनकी सर्जरीज हों और वो सेहतयाब हों और वो इस मुल्क की मैशी उसमें हिस्सा लें। तो अब जो सवाल बार बार मेरे ज़हन में आता है कि अब पंजाब के बच्चों की तालीम और हुनरमंदी पे भी अब बहुत जरूरी है कि 21वीं सदी की तालीम दे दी जाए ताकि मुल्क को वो खुशहाल बना सकें और तरक्की करा सकें। तो ये सारे इक़दाम बड़े पॉजिटिव हैं। शाजिया साहब, किसान पैकेज के हवाले से बात करते हैं। आज भी मरियम साहिबा ने उसका जिक्र किया कि किसानों के लिए हम बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं। मगर हम जब किसानों की बात सुनते हैं तो उनके बड़े ग्रीवेंसेस हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। आप लोग किस तरह से किसानों की यानी जो मुश्किलात हैं उन्हें ख़त्म कर पाएंगे, उन्हें उनको पैसिफाई कर पाएंगे? उनके तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे बिजली के बिलों के हवाले से, क्योंकि जो भी ट्यूबवेल वगैरह पे जो भी पानी वो इस्तेमाल करते हैं उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। और फिर खादों के ऊपर सब्सिडी उस तरह से नहीं है जिस तरह से किसान चाहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर का शोबा है उसको भी टैक्स करने का फैसला हुआ है, तो उसके ऊपर भी किसान सरापा एहतजाज हैं। और फिर आप लोगों की तरफ से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उसके हवाले से भी किसानों के थोड़े से ग्रीवेंसेस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो यानी आप लोगों की सोच क्या है? और ख़ास तौर पे जो छोटा किसान है जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये माशी सबके जो इनिशिएटिव्स हैं वो जस्ट फर्जी नहीं है, उसके बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वो जो इनिशिएटिव्स उन्होंने उठाए, जो उन्होंने एक चीज़ें जिम्मेदारी ली है, वो उन्होंने बाकायदा है। और जिसमें किसानों के हवाले से आपने कहा, कभी नहीं हुआ कि जो किसानों के लिए एक उन्होंने एक कर्जों की लॉन्च जो अभी अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी मालियत 400 अरब रुपए की, और इंशाल्लाह उनको आसान एक साथ में कर्जे फराम होंगे, जिसमें उनको ट्रैक्टर स्कीम के तौर पे उनको ट्रैक्टर्स मिलेंगे, बीज मिलेंगे, और उनको बाकायदा तौर पे ऐसे कर्जे छोटे बड़े किसानों को मिलेंगे ताकि वो बेहतरीन तौर पे काश्तकारी कर सके। और उनके जिस तरह अभी लास्ट उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हमने उन पर बैठ के बाकायदा उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बरामद करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव। नवाज शरीफ साहब वो सीएम है जो हर एक के मसाइल के तदारक करती है, हर एक के मसाइल को हल रखने अज़म भी रखती है, और उनका मिशन है उसको सॉल्व। वज़ीर आला नहीं है जो केपी के वज़ीर आला फितना वज़ीर आला जिसको गालम गलोच, जिसको फितनाबाजी के अलावा कुछ नहीं, ब्लेमिंग के अलावा कुछ नहीं आता। सही है, किसानों के अलावा वो हर एक तबके के लिए काम कर रही है, लिए गरीब आवाम का दर्द रखने के लिए हवाले से बेहतरीन तौर पे आवाम को ज्यादा ज्यादा रिलीफ मिले। उसमें आटे की सूरत, ठीक है, चीज की सूरत अगर आप देखा जाए, ठीक है, ठीक है। जी जी, आपका पॉइंट, जी आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए। यकीनन आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे। हमने देखा कि चंद माह पहले, यानी ठीक 45 दिन पहले, जमात इस्लामी ने
मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक धरना दिया कि बिजली के जो बिल है वो ज्यादा आ रहे हैं, फी यूनिट जो कॉस्ट है ये कम की जाए। और उसके नतीजे में कुछ रिलीफ दिया भी पंजाब हुकूमत ने खास तौर पे, अगरचे उसे बहुत मुश्किलात का सामना था। इवन कि IMF की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई कि आप ये ना करें, मगर इसके बावजूद कुछ रिलीफ दिया गया। और इसके अलावा मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए जिसके नतीजे में महंगाई कंट्रोल हुई और शरह सूद है वो भी नीचे आई। तो अब फिर जमात इस्लामी ने 29 सितंबर से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है और जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं वो ये कहते हैं कि हम इसको एक बाकायदा एहतजाजी तहरीक में बदलेंगे। तो ऐसी क्या जल्दी है, कोई एक साल तो वक्त दे मौजूदा हुकूमत को कि वो अपनी जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। जाहिर है कि शुरू में या पहला साल होता है, जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो थोड़े तल्ख फैसले करती हैं और तीसरे चौथे साल जाके वो थोड़ा सा उनके जो मंसूबे होते हैं या उनकी जो प्लान्स होते हैं वो डिलीवर करना शुरू करते हैं। देखिए, बात यह है कि डेमोक्रेसी में ये कुछ होता है, धरने भी होते हैं, एज लॉन्ग एज वो पीसफुल है, एज लॉन्ग एज वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर रहते हैं, तो ये डेमोक्रेसी। मगर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमात इस्लामी सीटें तो जीत नहीं सकी, मगर स्ट्रीट प्रेशर्स जा रही है। इन द कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और पंजाब की गवर्नमेंट को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो अपना काम करते जाएं और ये सिर्फ देखें कि वो पीसफुल हैं, जो भी एहतजाज हैं एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। और आई थिंक 4-5 साल तो निकालेगी ये गवर्नमेंट, कोई ऐसा इशू उस तरीके से है नहीं कि ना निकाले। सिर्फ एक ही बात नजर आती है, वो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो वो शायद चेंजेस चाहें, और अगर कामला हारिस जीत गई तो शायद कंटिन्यूएशन ज्यादा आपके पास रहेगी। ये तो अब अमेरिकन इलेक्शंस देखेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं इन धरनों और इन जुलूसों और को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा समझता हूँ, एज लॉन्ग वो पीसफुल है। और ठीक है, वो हिस्से जो पार्लियामेंट में नहीं बैठे वो बाहर अपनी आवाज देते हैं। देखना तो यह है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट की आवाज सुनते हैं या सड़क की आवाज सुनते हैं, इतना ही है ना फर्क। और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सड़क की आवाज से। वैसे शाजिया साहिबा, धरनों का जिक्र हुआ है तो हम आपसे सवाल कर लेते हैं कि PTI ने जो पिछला जलसा किया लाहौर के अंदर वो उससे मुतमईन नहीं है। वो जाहिर है कि उससे जो उसके मकासद जुड़े हुए थे वो पूरे नहीं कर सकी। अब उसने फिर ये कहा है कि हम भी अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर लाहौर में जलसा करेंगे, और फिर ये भी कहा कि इस बार हमें NOC मिले या ना मिले, हमने जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान में ही करना है। तो आपकी पार्टी इस हवाले से क्या सोच सकती है? NOC दे देंगे मीनार पाकिस्तान के लिए या उन्हें इस बार फिर लाहौर के मज़ाफ़ात में ही जलसा करना होगा? NOC इधर इस्लामाबाद में जो संजानी थी उधर मिल गई थी, जलसा उन्होंने अपना पावर शो कर दिया था। और जिस तरह लाहौर का नाकाम पावर शो था, लाहौर की आवाम ने एक रद्द-ए-अमल जाहिर किया, लाहौर की आवाम ने एक जोरदार तमाचा इनको जो मारा है, वो किस तरह का इनका पावर शो, सबको उसका जवाब मिल गया होगा। और ये तरह के जलसे करते आए हैं, इनके जो जलसों का मकसद था सिवाय फितना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर प्रीति तक देखा जाए कि सब मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने के जिम्मेदार यही हुक्मरान है, यही वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क में फितना फसाद क्रिएट किया। हुकूमत वक्त ये बताते चलो हुकूमत वक्त के तसलसल से कि इनके हमेशा जो 9 मई के जो वाकयात थे, जो रवाना हुए, जिस तरह उसका खमियाजा हम लोगों ने जो भुगता है, वो इंशाल्लाह दोबारा नहीं होंगे। इनको इस दौरे हुकूमत में तो किसी सूरत नहीं होने देंगे। और जो NOC इनको मिली थी टाइम पीरियड में 3 घंटे के अंदर जलसा खत्म करना था, उसी के मुताबिक अमल दरामद करते हुए अगर इनको दोबारा NOC जान तो जलसे का जो भी टाइम इनको अपना जलसा शुरू भी करना है और खत्म भी करना है। और ये ड्रामा नहीं करना कि फलाना हुक्मरान नहीं पहुंचा, वो ड्रामेबाजी इनकी अब नहीं चलेगी। और अगर इन्होंने इंतजामिया के साथ को जिस तरह इस्लामाबाद में, जिस तरह उन्होंने एहलकारों के साथ, हमारे IG इस्लामाबाद के साथ उन्होंने जो सलूक किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, अगर इस पर उन्मा हुआ तो इनको सख्ती से इसके खिलाफ निपटा जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और अभी
क्या रहे कि अब इनको एक किस्म की कोई आजादी मिलेगी, सही। क्योंकि जिस तरह की आजादी चाह रहे हैं उस तरह की आजादी इन्होंने 9 मई के वाकयात के जो मुर्तकिब हुए हैं वो करके इन्होंने हमें दिखा दिया था। और ये वाकयात से हम डरते हैं, उनके जलसों की नहीं डरते, हम उनके 9 मई के जो वाकयात है उससे हमें डर लगता है कि इस जी, तरह का ठीक। फितना फसाद दोबारा से क्रिएट ना करें। जी, और ठीक। अगर ये चीज का अंदिया देते हैं कि हम इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं करेंगे तो इस तरह के जलसे हजारों करें, हमें इन जलसों की कोई परवाह नहीं। सही। डॉक्टर साहब, ये क्या पीटीआई की सेम स्ट्रेटजी है कि अभी तो उन्होंने रावलपिंडी के अंदर जलसा किया है और अब फिर से रावलपिंडी के अंदर जलसा, अभी कल की बात है लाहौर के अंदर जलसा किया, तो फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाहौर में जलसा, तो यानी तो इस तरह से अगर उनके जलसे नाकाम होते रहे तो फिर बार बार वो यानी 10-15 दिन के अंदर एक और जलसा, 10-15 दिन के अंदर एक और जलसा, तो क्या यही टैक्टिक्स रह गए हैं हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के, या इसके अलावा भी कोई मुमकिन और तरीके हो सकते हैं कि अपनी बात जो है वो अहवालों तक या जहां वो पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचाई जा सकती है? लाहौर पंजाब असेंबली का गढ़ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास है, तो वही करने हैं ना जलसे जहाँ पार्लियामेंट्स और कोर्ट्स और सारे हैं। अब दूर दराज के इलाकों में जाके जंगल में मोर नाचा किसने दिखा, तो कर लेने दें, वो अपनी एनर्जीज को सीव कर रहे हैं एंड सच फोर्थ। डॉक्टर साहब, आजकल तो मीडिया का दौर है, एक ट्वीट भी बंदा करता है तो पूरी दुनिया में पलक झपकते ही वो पहुंच जाता है हर एक शख्स के पास, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती है, जलसा चले हो गया, लेकिन बार बार जलसा, इस तरह के यानी जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। पीटीआई के किसी बंदे से पूछे है ना, बट द पॉइंट इज के कॉन्स्टिट्यूशन जब इजाजत देता है पीसफुली, और बात सही है शाहिद साहब की कि अगर वो पीसफुल है तो करते रहे इन द कॉन्टेक्स्ट, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अब उनके लीडर्स अंदर हैं तो कोर्ट उनको मुरादे नहीं दे रहे, आप इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके 3 की सीटें नहीं दे रहा, तो वो और क्या करें, फिर बैठ के जलसे ही कर सकते हैं ना। सही। डॉक्टर कैसे जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाजिया रिजवान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने के एक बार फिर बेहद शुक्रिया।